रास्पुतीन, क्वीन विक्टोरिया और रूस के राजा की यह कहानी शुरू होती है इवान द ग्रेट से। इवान द ग्रेट ही वो राजा था जिसने रूस को मंगोलों से आजाद करवाया था। इवान द ग्रेट के बाद साल 1574 में रूस की सत्ता इवान द टेरिबल के हाथों में आ गई, जिसने सबसे पहले खुद को जार कहलवाना शुरू किया था। इवान द टेरिबल को टेरिबल यानी डरावना या खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बड़ा ही गुस्सेल किस्म का इंसान था। उसने अपने राज्य का विस्तार तो सर्बिया तक कर लिया था, लेकिन एक ऐसा मिलिट्री राज भी स्थापित किया था जिसमें सिर्फ आतंक ही आतंक था। कहा जाता है कि उसने एक चर्च का निर्माण करवाया जो इतनी खूबसूरत थी कि उसने उसे बनवाने वाले आर्किटेक्ट्स की आंखें निकलवा दी थी। ये कुछ वैसा ही है जैसा ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। वैसे क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पर अगर आप हिस्ट्री की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हिंदी हिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब कर लें। वापिस आते हैं इवान द टेरिबल पर। इवान इतना खतरनाक था कि उसने अपने ही बेटे को किसी बात पर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इवान द टेरिबल की पहली पत्नी और पूरे रूस की मल्लिका थी एनास्टासिया रोमनोवना। एनास्टासिया के बाद भी इवान ने 7 शादियां और की थी। इवान द टेरिबल और एनास्टासिया का बेटा था फियोडोर वन, जो कि रूस की रूरिकिड डायनेस्टी का आखिरी शासक था, क्योंकि उसके बाद एनास्टासिया रोमनोवना के परिवार से ही माइकल वन रूस का जार बना था और रूस में रोमनोवना डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। इस राजवंश ने 300 सालों तक रूस पर राज किया। इसी परिवार से साल 1894 में निकोलस द्वितीय रूस का जार बना। अब यहीं से कहानी शुरू होती है उस तांत्रिक क्वीन विक्टोरिया की नातिन और उस बीमारी की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। निकोलस द्वितीय को एक लड़की से प्यार हो गया था और वो लड़की थी अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा क्वीन विक्टोरिया की नातिन यानी कि बेटी की बेटी थी। वो क्वीन विक्टोरिया की बेटी प्रिंसेस एलिस की बेटी थी, जिसका विवाह जर्मनी के राजवंश के लुइस 4 से हुआ था। पर अब जर्मनी की ये राजकुमारी रूस के जार निकोलस 2 से शादी करके रूस की रानी यानी जरीना बन गई थी। जाहिर है कि विक्टोरिया की नातिन और जर्मनी की प्रिंसेस अपने साथ दहेज में खूब सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी लाई होगी, लेकिन अपने साथ वो कुछ ऐसा भी लेकर आई थी जो उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बन गया। क्या था वो? वो थी एक बीमारी जो क्वीन विक्टोरिया के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। इस बीमारी में खून इतना पतला हो जाता है कि उसके थक्के नहीं जमते, यानी अगर इंसान को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो इतना खून बह सकता है कि आदमी की मौत भी हो सकती है। हालांकि अलेक्जेंड्रा में इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन अलेक्जेंड्रा से ये बीमारी उनके बेटे तक पहुंच गई। एलेक्सी निकोलाविच जार और जरीना का इकलौता बेटा था और 4 बेटियों के बाद बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ था। एलेक्सी के पैदा होने पर शाही परिवार के वारिस की चिंता कुछ समय के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन जल्दी ही एलेक्सी में हीमोफीलिया के लक्षण दिखाई देने लगे। उस दौर में इस बीमारी का कोई स्थायी या अस्थायी इलाज नहीं था, लेकिन सवाल रूस के अगले जार का था। इसलिए दुनिया भर से नीम हकीम बुलाए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त कहानी में एंट्री होती है उस तांत्रिक की जिसका नाम था रास्पुतीन। ग्रिगोरी रास्पुतीन को रूस का मैड मॉन्क भी कहा जाता है। रास्पुतीन का जलवा ऐसा था कि जो कोई भी उससे एक बार मिल लेता वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। लगभग 6.5 फुट की हाइट, लंबी घनी दाढ़ी वाला ये इंसान उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में रह रहा था और वहाँ के धार्मिक लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुका था। नवंबर 1905 में जार ने उसे मिलने के लिए बुलाया और अपने बेटे की बीमारी के बारे में बात की। रास्पुतीन ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर दिया कि वो उनके बेटे को ठीक कर देगा। रास्पुतीन का दाव चल गया और जार के बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। बस फिर क्या था, जार रास्पुतीन के भक्त बन गए और अपने महल के खजाने के साथ साथ अपने महल के दरवाजे भी हमेशा के लिए रास्पुतीन के लिए खोल दिए। पर रास्पुतीन ने ये जादू किया कैसे? असल में रास्पुतीन ने जार दंपति को कॉन्फिडेंस का ऐसा डोज दे दिया था जो जादू की तरह से ही काम करता है। उसने अलेक्जेंड्रा को यह विश्वास दिलाया कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। यही आत्मविश्वास उसने अपने बेटे को भी दिया और उसमें अपने स्वास्थ्य को सुधारने की प्रबल इच्छा पैदा कर दी। अगर आपने ओम शांति ओम फिल्म का ये डायलॉग सुना है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन रास्पुतीन ने इसके साथ एक काम और भी किया था।
वो ये था कि उसने जरीना से जोर देकर कहा कि वो डॉक्टरों को अलेक्सी को अधिक परेशान ना करने दें। उस समय मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन एस्पिरिन जैसी दवाएं उस वक्त मौजूद थी। एस्पिरिन को उस वक्त हर मर्ज की दवा के रूप में दे दिया जाता था, लेकिन एस्पिरिन एक काम और भी करती थी, वो था खून को पतला करना। और ये माना जाता है कि डॉक्टर्स अलेक्सी को एस्पिरिन दे रहे थे, जिसकी वजह से खून पतला होने के कारण हीमोफीलिया के लक्षण बढ़ सकते थे। रास्पुतीन ने अलेक्सी को एस्पिरिन देने से रोक दिया था, जिससे उसकी सेहत में सुधार देखने को मिला, और यही सुधार उन लोगों को चमत्कारी लगा। ये सच था कि पहले भी जार और उसकी पत्नी इस तरह लोगों से सलाह लेते रहे थे, लेकिन रास्पुतीन ने उनकी उम्मीदों को नए आसमान पर पहुंचा दिया। उसने दोनों को वही बातें बताई जो वो सुनना चाहते थे। उसने निकोलस को ये विश्वास भी दिलाया कि वो सबसे अच्छा जार है। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक रास्पुतीन पूरी तरह से रूस को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक और घटना भी हुई थी, जिसने आगे चलकर रूसी क्रांति की जमीन तैयार की थी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर लोग रूस की सड़कों पर उतर गए। लोगों ने निकोलस से मिलने की कोशिश की, लेकिन निकोलस ने पुलिस छोड़कर लोगों के प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास किया। लोगों का एक बड़ा शांतिपूर्ण जुलूस जब रविवार के दिन अपनी मांगों को लेकर जार के विंटर पैलेस की ओर जा रहा था, तो इंपीरियल फोर्सेस ने लोगों पर लाठियां, डंडे और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और ये दिन इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से दर्ज हो गया। इस भयानक हत्याकांड ने चिंगारी को और भड़का दिया, जिसके बाद मजदूर स्ट्राइक्स पर चले गए और किसानों ने हथियार उठा लिए। अंत में निकोलस को क्रांति के आगे झुकना पड़ा और उसने रूस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की, जिसके बाद रूस में डूमा यानी संसद का गठन हुआ और रूस का एक प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि आखिरी ताकत अभी भी जार के हाथ में थी। वो जब चाहे अपनी मर्जी से संसद को भंग कर सकता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक साल के अंदर ही जार ने संसद भंग कर दी और अपने मनपसंद आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों में एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। इस विद्रोह ने आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। इसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया। साल 1914 में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध ने रूस के इतिहास को भी बदल कर रख दिया। रूस ने इस युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के साथ भाग लिया, लेकिन उनके पास हथियारों की कमी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1/3 रूसी सैनिकों को राइफल्स तक इशू नहीं की गई थी, यानी रूस पहले से बुरे दौर से गुजर रहा था और युद्ध की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ने की आशंका थी। एक साल के अंदर ही लोगों को इसका अंजाम भी दिखने लगा। चीजों के दाम बढ़ रहे थे और पूरे देश में राशन की कमी हो गई थी। देश में हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राजमहल से जो खबरें आ रही थी वो चौंकाने वाली थी। रास्पुतीन के जरीना और राजकुमारियों तक के साथ नाजायज रिश्तों की खबरें रूस में फैलती जा रही थी। लोग कह रहे थे कि रास्पुतीन ने कोई काला जादू करके जार और उसकी पत्नी को पूरी तरह वश में कर लिया है। लोग अब ये समझने लगे थे कि सत्ता निकोलस नहीं बल्कि रास्पुतीन चला रहा है, जिस कारण लोगों में रोष बढ़ने लगा। दूसरी तरफ युद्ध में भी रूस की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके बाद जार ने खुद युद्ध के मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जार के युद्ध में जाने के बाद तो अब लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि अब सब कुछ रास्पुतीन के हाथों में है। इसीलिए विद्रोहियों ने सबसे पहले रास्पुतीन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन रास्पुतीन को मारना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे केक में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उसे गोलियों से मारने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी वो बच गया। अंत में उसे ठंडे पानी में डुबोकर मारा गया। रूस की बिगड़ती हालत देखकर जार ने 1917 में युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे भी रूस के आंतरिक हालातों में कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग चाहते थे कि जार सत्ता छोड़ दे, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं था। फरवरी 1917 में जब एक दिन निकोलस ट्रेन के जरिए यात्रा कर रहा था, तो प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन का घेराव कर लिया। निकोलस के पास अब कोई चारा नहीं था। आखिरकार 15 मार्च 1917 के दिन जार ने सत्ता छोड़ दी और इसी के साथ रूस के 300 साल पुराने साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों का मन इतने से नहीं भरा। वो जार और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते थे। क्रांतिकारियों का बोल्शेविक गुट रूस में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहता था, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। वहीं दूसरा गुट इसके खिलाफ था। इसे मेंशेविक कहा जाता है, जिससे रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई।
निकोलस और उनके परिवार को महल में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन लेनिन चाहते थे कि निकोलस को बंदी बनाकर सजा दी जाए। जल्दी ही निकोलस और उनका परिवार बोल्शेविक विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। 17 जुलाई 1918 की रात जब निकोलस और उसके पूरे परिवार को एक घर में नज़रबंद करके रखा गया तो बोल्शेविक विद्रोहियों ने घर पर हमला करके जार को उसके पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त जार के बेटे अलेक्सी की उम्र महज 13 साल थी। जार की मौत के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हो गई। जब तक रूस सोवियत संघ का हिस्सा रहा किसी ने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निकोलस और उनके परिवार को राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया। एक तांत्रिक, एक विश्व युद्ध और एक क्रांति ने रूस में 300 साल पुराने राजवंश का अंत कर दिया। और आखिर में क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? तो ये महज एक कोरी बकवास है, पर कुछ बड़े पत्रकार भी इसे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। द वायर, ओल्ड न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया फैक्ट चेक करके ये बता चुके हैं कि इतिहास में इस तरह की बातों का कोई सबूत नहीं है।